हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोत तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The word 7th chapter is a shoot system. Friend, here's the shoot system. What do you mean to the shoot system? The shoot system is on the aerial and the erect part of plant body which grow upward. It is usually above the soils and the devolve from the plumule of their embryo. It consists of stem, branch, leaves, flower, fruits and seeds. In this lesson, you will be study about the structure, types, modification and function of stem, leaves, flower and fruit. So, you complete their chapter lesson. You will be able to list the general characteristics of stem, relate them to for those roots, and describe to the short apps of explain to the origin of lateral branches, and explain to the types of modification and function of stem, and describe to the primary structure of dicot, monocot stem with the help of the diagram and diagnostics between them, and describe to secondary growth in the dicot stem, and define to the woods and its types. Describe general morphology of leaves, explain to the follow text. And also describe and illustrate their various modification of leaves, highlighting their functions, and describe and compare to the internal structure of typically dicot and monocot leaf, and define to the inference and describe to the major types, and define the flower and describe to the structure and function, and define to the presentations of describe to different kind of presentation, and they define to explain to structure and fruits are dedicated to major category with their example. दोस्तों, ये जो हमारा प्रहोत तंत्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको शूट रूट्स सिस्टम भी कहते हैं। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट रखता है। प्रहोत तंत्र पादप का वायवीय तथा अग्र भाग होते हैं जो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ये अधिकतर जो है भूमि की सतह से ऊपर होता है तथा जो है भ्रूण को जो है अंकुर से विभोदित होती है। प्रहोत तंत्र में तना,
स्तंभ, शाखाएं, पत्तियां और जो है पुष्प, फल, बीज सम्मिलित होते हैं। इस पार्ट में जो है आप जानेंगे कि स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फल की संरचना और उसके आकार के रूपांतर कार्य के विषय में भी जानिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप ये चैप्टर कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ की इन्फॉर्मेशन जो होगा आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि तने का प्रकार कैसे होते हैं, इसका रूपांतरण कैसा होता है, इसकी जो ऊतक संगठन कैसी होती है, ठीक है, इसके कष्ट की परिभाषा क्या होता है, प्ररूपी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पन्नों की संरचना कैसी होती है, ठीक है, पुष्प यानी फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, फिर बीजांड नाश यानी प्रेजेंटेशन की क्या परिभाषा है, यानी बीजांड न्यास का क्या जो है परिभाषा है और इस पर क्या मुख्य विशेषताएं रखता है। तो ये सारे बातों को आप समझ जाइएगा कि इसमें और क्या कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। Our first topic is stem. Friend, what do you mean to the stem? There is a stem is a characteristic of stem. Their eyes as the prolongations of plumulus, one end on embryos, and the grow and the banded there to about to the light. Positively is a phototropics and away from to the gravity, negatively genotropics, and divided into the nodes, a point attachment of leaf and internode, regionally between the two nodes. The bear's leaves is a branches and flower on node. There are bears of vegetative board and which is a could be a terminal apicals board. Therefore, plant to grow upward and axillary. The bud is the axial of the leaves which give rise to the lateral branches, and the bear is a floral bud is the terminal and axillary, and that grow into the flower. And here difference between the stem and root. Friend, what do you mean to difference and stem and the root? There give a difference and morphology between the stem and root. The morphology difference between the stem and root here. There is a stem and the other side is a root. The stem is developed from the plumulus and the roots is developed from the radicals. And their second is a young stem is a green because of chlorophyll. The non-green because chlorophyll is absent. And the divided into the nodes and internodes. There is a root is not divided into the nodes and internodes. The bears, leaves, vegetatives and flora is above. There is a present of stem, but not it is absent of all their roots. And no cap present at the apex, and the roots cap is present at the apex. And here positively phototrophics and negatively. There is a negatively phototrophic, but is a positively genotropics. And the origin of lateral branches is exogenous, originate from the outer layer endodermis. And the origin of lateral roots is endogenesis and originate from the inner layer is the pericycle. Very important for stem and root for the exam. The examiner are asking these types of question. दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो स्तंभ है। स्तंभ का मतलब था तना, और तना को हम स्टेम कहते हैं। कहते तने के जो है विशिष्ट लक्षण क्या होती है। देखिए तने के जो है विशिष्ट लक्षण जानना, स्तंभ के लक्षण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ये जो है प्राकुड़न यानी भ्रूण का एक सिरा के दृढ़ीकरण बढ़े हुए भाग से बनता है, ठीक है। तना प्रकाश की ओर जो है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती तथा गुरुत्व यानी जो है विपरीत यानी ऋणात्मक जो है गुरुत्व अनुवर्ती यानी गुरुत्ववर्ती वृद्धि करती है। देखिए दोस्तों जो पौधा होता है जैसे मर्जी बीज डालो वो जो है ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करता है, ठीक है, यानी वो प्रकाश अनुवर्तित होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका अगला पार्ट जो होता है हमेशा जो है नीचे की तरफ वृद्धि होता है, क्योंकि इसका जो है ऋणात्मक यानी जो है गुरुत्ववर्तित के रूप में वृद्धि करता है। कहते तना जो है पर्व संधि यानी नोडल्स यानी पत्ती लगने से स्थान पर जो है पर्व इंटरनोड्स में विभाजित हो जाती है, और यहाँ पर जो है पुष्प संधियों पर जो है पत्तियां, शाखाएं तथा कलिकाओं पाई जाती है। तने पर कार्य कलिकाएं या तो उसके अग्र सिरे यानी शीर्ष स्थल कलिका यानी एपिकल बब्स पर पाई जाती है, जिससे पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, या फिर पत्ती के कक्ष में क्षेत्र में जो है कक्षीय कलिकाएं पाई जाती है जो पार्श्व शाखा बनाती है। कहते हैं तने पर जो है पुष्प कलिकाएं बनी होती है जिसे पुष्प बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आगे जो है हमारे दोस्तों स्तंभ तथा जड़ों में विभेद। देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं भी एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, तना और जड़ में जो है अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसको जो है नोट डाउन भी करना है कॉपियों पे, जिससे कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप जो आसान तरीके से इसका आंसर जो है दे सको। तो इसमें तना जो है और जड़ में क्या अंतर है देखते हैं। देखिए, तना जो होता है प्रकाश परागकण से प्रवर्धित होती है, लेकिन जड़ जो होता है मूल कुड़ से विकसित होती है। तना जो होता है तरुण स्तंभ हरा होता है, क्योंकि इसमें जो है पर्ण हरित उपस्थित हो जाए, जो है क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होती है। इसके इधर जड़ जो होता है अलहरित होता है, यानी इसमें हरा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें जो है आपको पता ही क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित उपस्थित नहीं होता है। कहते हैं इसमें पर्व एवं पर्व संधि में विभाजित हो जाता है, जबकि जड़ों में जो है पर्व एवं पर्व संधि अनुपस्थित यानी होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पत्ती कलिका पुष्प कलिकाएं विद्यमान होती है तने में, लेकिन कहते हैं जड़ों में ये अंग अनुपस्थित होती है, होता ही नहीं है। ठीक है, पांचवा पॉइंट यही बताता है कि अग्रस्थल सिरे पर कोई यानी गोप्स यानी कैप नहीं है, जबकि इसमें जड़ों में जो होती है अग्रस्थल सिरे पर जो है गोप उपस्थित होता है, यानी कैप जो होता है प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यह है कि तना जो होती है धनात्मक होती है, प्रकाशनुवर्ती, परंतु ऋणात्मक और गुरुत्वावर्ती यानी गुरुत्वावर्तित होती है। लेकिन जड़ें जो होती है ऋणात्मक यानी प्रकाशनुवर्ती परंतु धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है। उसका सातवां पॉइंट यही बताता है कि पश्च शाखाओं की उत्पत्ति बाहरी जड़ बाहर से उत्पन्न यानी एक्सोजेनेसिस में होती है। लेकिन इधर बताता है जड़ के बारे में कि पश्चिमी मूलों की जो उत्पत्ति होती है अंदर की परतों से उत्पन्न एंडोजेनेसिस के रिगार्डिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है। Our next topic is the shoot apex. Friend, what do you mean to the shoot apex? The shoot apex is a terminal. Domes is a shape. A part of shoot formed is a meristem called apical shoot meristem. Is responsible for their development and differentiation of primary permanent tissue and the mainly case of growth in the length. It is divided into two regions, tunica and carpus. The tunica and the carpus is shown in this diagram. Here in this diagram there is a tunica and carpus. There A and B diagram. LS here lateral surface of the shoot apex is showing the tunica and carpus in this diagram. The first is a tunica, means covering. On a outer zone of short apex is a 1 and 3 layer is the thickness. It is a give to rise to the epidermis and it is responsible for the surface growth, and it is a cell divided only anticlinically. There is a second is a carpus. Carpus means to body, the inner multi-layer zones of cell which is divided in all directions. They finally give a rise to the procabiums and from the vascular tissue, and grounds is a meristem from ground tissue. These cells also form a leaf. Perimordia is a newly developing leaf. There is a fourth point is the origin of lateral branches. There is a branches arrive from the axillary bulbs present in the axis of leaves. Each axillary is a bulb is a small and compact, underdeveloped, short and covered with a large number of overlapping leaf perimordia. The internodes of this bulb is enlarge and develop into the branches. Therefore, the development of branches of exogenesis. Exo means outside. तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोशीश यानी शॉर्ट अपेक्स दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते प्रोशीश तने का जो है अग्रीय एवं गुबंधकार भाग है। एक शीर्ष तल प्रो यानी विभोज तक यानी शूट जो है शूट मेरिस्टेम द्वारा बना होता है, जो इसके द्वारा प्राथमिक अस्थायी उत्तक का जो है परिवर्धन तथा विभेदन होता है तथा लंबाई में वृद्धि होती है। यह दो भागों में विभाजित होती है, एक है ट्यूनिका, एक है कार्पस। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हो, चित्र जो है विशिष्ट दिखाई गई है। इसमें जो है कंचकू यानी ट्यूनिका और पिंक कार्पस जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है प्रो शीर्ष को अंदर काट को टर्निक और कार्पस को है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। अब कहते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो इनका तो कार्य एक ही होता है कि ट्यूनिका क्या कार्य करती है, आवरण का। ठीक, कवरिंग का काम करती है, वो तो पता ही होगा, जो ये आवरण का काम करता है। प्रोशीश की बाहरी क्षेत्र में जो होता है 1 से 3 परत मोटा होता है। बाहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो 1 से 3 परत जो होती है वो ट्यूनिका का ही होता है। इसमें जो है बाहरी त्वचा
जो है एपिडर्मिस बनी होती है तथा सतह वृद्धि करती है। उसके बाद है हमारे कार्पस। कार्पस मुख्य भाग है अंदर का बहुप्रतीय क्षेत्र जिसकी कोशिका सभी तले यानी प्लैनिस में विभाजित करती है। अंततः ये जो है प्रोकोम्बियम्स में संवहनी ऊतक तथा बिलोजभत्र से भ्रूण ऊतक बनाता है। इसे हम पत्तियों को जो है अद्रक यानी आरंभिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आगे कहते हैं पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। आखिर पार्श्व शाखा की उत्पत्ति कैसे होता है? पत्तियों के अक्ष में जो है उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं एक छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर जो है बड़ी संख्या में अतिव्यापी पत्ती अधरक होते हैं और इस कलिकाओं के जो है पर्व लंबाई में बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंततः शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है बाहरी जाति यानी इंडोजेनेसिस प्रकार की हो सकती है। The next topic is the types of stem. The stem may be areas, erect, digitic, strong, and the upright as the houses, shops, and the trees. Some areas big, unable to stay upright, and the dwells on ground. As a creepers, as a climb up the climbers is there are underground, and where its soil is produced areas branches under to the favorable condition only. The modification of the stem are a variable modified into underground sub areas and area stem for the performing of functions like manufacturing and storing food, fermentations and overcoming unfavorable climatic condition. The providing the mechanical support and protection and for there is the progressing vegetative. Here so in this a table, their type, stem and modification. There is a types and stem of modification here. Underground, subaerials and aerial. There is a rhizomes, chromes, bulbs, tubers. It is a underground. And subaerials is a runner, stolons, offset and shaker. And the aerial is a tendrils, thorns and poloscul and scalders. There is a first is a underground modified stem. Since the underground they may be seen like a root but it can be recognized them as a stem due to the presence of nodes and internodes, scales, non-green leaves and buds. They are served to the two functions. First, they act as a permanenting or structure of remaining leaves, flesh, and the dominant in the winter, but is given of aerial shoots under favorable condition the next season. And second is a storage food and the become a think fleshly. There are various types of underground modified stem are given this table. There are underground modified stem. Here are the types and the character and example. The rhizomes is the thick, fleshly, flattened, horizontal growing stem near the soil surface, bare scale leaves on the nodes, and terminal and axillary bulbs is a eventually roots. Example: gingers, adrak, and turmeric, haldi. And second is corum. Corums means flat, spherical stem with the flattened base grow up vertically and bear many scale leaves. Distracted is the nodes and internodes, buds and adventural roots. Example is a saffron, kesar, yams, jimikand, glombius. The third is bulb. They reduce flattened discoid stem with the crowded is the nodes bearings and overlapping flesh inner and dry outer scale leaves. The terminals was in the center from flourishes. As the green leaves adventurous roots grow from to the discorded base. Is example of onion. And there is a timber. Timber is a swelling strips of undergrounds, lateral branch of stem, store food and starch, where the eyes and the each eye is a node which is the bear as bird, the skull of the skull leaves. Their example of potato. The potato is a bear starch as the eyes. Here so in this picture the underground modification stem. The different types of underground stem. There is a present of gingers, is a yams, onions and their potato.
There is a different types and different show in this figure. There are A, B, C, and they're important for the underground modification stem. The second is some areas modifications of stem. Their stem are big, therefore the lies penetrate on their ground and maybe get a potentially is bearing on the top soil. The plant bearing of such a stem are called creepers. There is a creeper. There is stems where serve a function of vegetative propagations. The motivation area stem is a first of all is a types is a runner. Is a character long weak slender branch with a long internodes and the runs horizontal one soil surface giving off eventual roots at the nodes. Example grass auxiliaries. And second is the stolon. The stolons is the big lateral branch which grow upwards, then the arches down to the meet the soil, strengthening roots and produce a daughter plant. The example of mints, pudina, and jasmine. And third is offset. Like a runner's but is a thinner and there is shorter, grow for the short distance, then produce custard as a roasted of the leaves above their eventual roots below. Generally the aquatic plant. Example water lanthus and the water lecto. There is a fourth and is a sucker. There are underground runners which is the growth horizontal for a distance and swell them to the immerse obliques their upward streaks roots and form a daughter plant. There are Carosantherium. Here shown in this picture, sub-aerial modification stem is a runner, stolon, upstate and sugar. There is the different types of sub-aerial modification stem. The next is the aerial stem modification. There is the wall stem or its part axillary and terminal bulb and get is modified to perform a defined function. You can recognize them as a stem by the following feature. The first arises in the axil of the leaves and second is the bare nodes and the internode. May bear to leaves of birds and flower. Their types of aerial stem is modification is the first types is a stem tendrils. The thread like a spirally coil, leafless, structure tendrils, which is the twines and the round to the nerve subject and the help of big plants claim. Example grapevine. And the second is a thorns. Thorns stem pointed hard structure modifications of axillary citrus at their terminal carriers ball. The act of a defense organ is climbing organ. The citrus durenta carissa is caronda. There is the third is a plocadates. As a fellow caudates. The plocade is a green, flattened and cylindrical flesh stem with their nodes and internodes, where the spans modified leaves to be checker evaporations, and the carried out of the photosynthesis stores water found in the plant growing in a dry region. There is example of Opinius is a prickly spear, prickly spear, and there are clododid. Clododid it is a follow correlates with their limited growth with their only 1 2 internodes help in the photosynthesis. Is example asparagus. Here show their area stem modifications on their stem tendrils, thorns, phallocords of their apiulia, and there is a asparagus and the part engaged for their part. देखिए दोस्तों आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। देखिए पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पतियों पक्ष में उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखा उत्पन्न होती है, यानी शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर बड़ी संख्या में जो है अतिव्यापी पत्ती यानी अर्धक होते हैं। इस कलिकाओं की जो है पर्व लंबाई से बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंत शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है वार्य जाति यानी एक्सोजेनेसिस प्रकार की होती है, यानी इसको जो है हम एक्सोजेनेसिस भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है तने के प्रकार। देखिए इसमें मुख्य रूप से तना 3 प्रकार के होते हैं, वायवी, अवायवी, भूमिगत। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो वायवी होते हैं, अवायवी होते हैं,
ठीक है, यानी कह सकते हो वायवीय, उपवायवीय या भूमिगत। तो पहला तो है हमारा वायवीय, जिसमें तना दृढ़, प्रबल, सीधा, द्वंद्व खड़ा होता है, उदाहरण शाख, झाड़ी या वृक्ष। ठीक है, उपवायवीय होता है जिसमें तना कमजोर, दुर्बल, सीधा खड़े होने में असमर्थ, अंततः जमीन पर जो होता है क्षैतिज अवस्थाओं में रेंगते हुए, जिन्हें हम विस्पर्धी पादप यानी क्रीपर कहते हैं, अथवा प्रोही यानी क्लैम्बर, जिसे हम दुर्बल तना किसी प्रकार के सहारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसमें जो है विसर्पी यानी पादप, यानी विसर्पी का मतलब होता है क्रीपर्स, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके पश्चात है भूमिगत। देखिए, तना जो होता है भूमिगत मृदा के नीचे उगता बढ़ता है, जिसमें जो अनुकूल वातावरण में ही जो है वायवीय शाखाएँ बनाती है, नीचे की ब्रांचेस जो होता है बनता है। तो सबसे पहले जो है इसमें तने के रूपांतरण देखते हैं क्या होता है। कहते हैं भूमिगत, उपवायवीय तथा वायवीय स्तंभ विभिन्न अथवा जो है विशिष्ट कार्य जैसे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण एवं संचलन, यानी चिरकालिकता, यानी प्रतिकूल जलवायुवी परिस्थिति का जो है पार करना माना जाता है। कहते हैं प्रबल आधार प्रदान करने हेतु जो है सुरक्षा एवं कार्य के जनन के लिए ये काफ़ी रूपांतरित हो जाती है, यानी ये बदल जाती है। तो हमारे समक्ष जो है 3 तरह के स्तंभ के जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, एक चार्ट दी गई है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले है भूमिगत। देखिए, भूमिगत मतलब होता है अंडरग्राउंड। दूसरा है उपवायवीय यानी सब एरियल्स। ठीक है, उसके बाद है वायवीय यानी एरियल्स। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भूमिगत में जो होता है हमारा प्रकंद आता है, धनकंद आता है, सकलकंद आता है और कंद आता है। ठीक है, उसके पास अपवायवीय होती है, उसमें जो आता है आपका उपरी विस्तारी भूस्तरिका और जो है अंतविस्तरिका। इसको इंग्लिश में हम पहले को कहते हैं उप विस्तारिका को रनर कहते हैं, भूस्तरी उसको स्टोलन कहते हैं, भूस्तरिका को ऑफसेट कहते हैं और अंतविस्तरिका को शकर कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस लैंग्वेज में आपको अगर समझ में आता है उसको है समझना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान रहता है, हिंदी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। ठीक है, उसके पश्चात है अवायवीय। देखिए, अवायवीय में जो है पहला है प्रतान, दूसरा है कांडा, तीसरा है पानवभूत और पानवर्व। इसको हम प्रतान को इंग्लिश में टेंड्रियल्स कहते हैं, कांडा को स्टोरेंस कहते हैं, पानीभूत को कहते हैं पोलो क्लैडिड्स कहते हैं, पानवर्व को हम क्लोडोडोट्स कहते हैं। तो ये जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ठीक है, देखते हैं अब इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे समक्ष उपस्थित है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है भूमिगत तने के रूपांतरण। कहते हैं ऐसे स्तंभ यद्यपि भूमि के अंदर होते हैं तथा जड़ जैसे लगते हैं, लेकिन यह स्तंभ और आप में भी विशिष्ट लक्षण के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं जो उन पर पाए जाते हैं। जैसे कि पहला तो होता है कि पर्व एवं पर्व संधि पाया जाता है, शल्कीय परिमाहीन पत्तियां पाई जाती है और कलिकाएँ पाई जाती है। कहते हैं इस रूपांतर के प्रमुख 2 कार्य होते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहले तो चिरकालिकता, जो है पर्णवहीन संरचना के रूप में ये स्तंभ जो है शीतकाल में प्रस्तुत रहता है, परंतु अनुकूल परिस्थिति आते ही उसमें जो अवायवीय शाखाएं निकलने लग जाती है। तो ये भी जो है पौधों का एक करैक्टर है। भोजन के संचलन के लिए जो है स्तंभ मोटा या गुदेदार हो जाता है, यानी स्तंभ जो होता है भोजन संचलन के लिए गुदेदार बन जाता है, जिससे कि वो जो है भोजन दे सके। आप कहते हैं भूमिगत तने के जो है कुछ इसमें विशेषता है, तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे समक्ष। पहला तो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण। पहला है प्रकंद, यानी ये मोटा गुदेदार चपटा स्तंभ जो भूमि के संलग्न क्षैतिज वृद्धि करता है। इसकी पर्व संधि पर जो है शल्क पत्तियाँ, कक्षीय कलिकाएँ एवं जो है उपास्थानिक जड़ें, अग्रभाग अग्रणीय कलिकाएँ पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो इसमें अदरक और हल्दी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद पश्चात है धनकंद। देखिए, ये गुदेदार गोलाकार तना जिसका आधार चपटा वृद्धि उग्र होते हैं तथा इन पर जो है पर्व संधि, शल्काएँ, पत्ती, कलिकाएँ और उपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। उदाहरण के लिए जो है केसर, जमीकंद, ग्लेडियोलस, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं इसका। उसके बाद थर्ड जो हमारा है सकलकंद। देखिए, सकलकंद का मतलब होता है लघुकृत चपटा चक्रिकम्भ यानी डिकॉर्डेट्स स्तंभ जिसमें अनेक पश्च संधि सटी हुई तथा अद्र छदी होती है तथा इन पर जो है गुदेदार अंदर की ओर एक शकित बाहर की ओर पत्तियां विद्यमान होती है। अग्रीय कलिकाएं जो है केंद्र में सामान्य हरी पत्ती बनाती है।
उपस्थानिक जड़ें जो है चक्रिकम्भ आधार से निकलती है। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है प्याज। प्याज तो आपने देखा होगा, जो जड़नुमा प्याज होगा उसका आप अध्ययन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात है कंद। देखिए कंद में एक विशेष होती है कि उसमें आँखें होती है। कहते हैं भूमिगत पश्चिमी शाखाओं पर अत्यधिक जो है फुला हुआ अग्रशिरा जो मड के रूप में अग्र संग्रह करता है, इन पर आंखें होती है। आंखें एक पर्व संधि है जिस पर जो है कलिकाएं तथा पर्व छत्र चिन्ह होते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आलू है। आलू को आप देखोगे तो उसमें जो है आइस बब्स बने होते हैं। ठीक है, जो बब्स बने होते हैं वो जो होते हैं नए पौधे की उत्पत्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कोई भी जो है आलू को लगाने से पहले हम उसके आंखें को देखते हैं। अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब जो है आलू उगेगी और उसमें होगा। जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट टाइप के चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको भूमिगत तने के रूपांतरण चीज़ों को दिखाया गया, जिसमें से प्रकंद यानी अदरक को दिखाया गया है, धन कंद जो है जमीन कंद को दिखाया गया है, शकल कंद जो है जिसमें प्याज को दिखाया गया है, और शकल कंद की उग्र काट की सेक्शन भी दिखाई गई है। ठीक है, कंद में जो है आलू को भी आपको दिखाया गया है। तो ये जो है चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि आखिर जो है भूमिगत तने के रूपांतरण यानी ग्राउंड जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अवायवीय तने के रूपांतरण यानी अवायवीय तने दुर्बल स्तंभ भौतिक हुए क्षैतिज पड़े रहते हैं अथवा इनका कुछ भाग जो है मिट्टी की ऊपरी सतह में दबा रहता है। ऐसे तने वाले पौधों को जो है विसर्प पादप कहते हैं, यानी यह तने प्रकार के कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी और क्या विशेषता लक्षण के साथ ये हमारे समक्ष है। सबसे पहले उपरिविस्तारी। उपरिविस्तारी में क्या होता है दोस्तों, ये जो होती है शाखाएं लंबी, पतली, दुर्बल, लंबे लंबे पर्वयुक्त ये मिट्टी की सतह पर क्षैतिज अवस्था में जो है रेंगती रहती है और पार्श्व संधि जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसका दूब घास हो जाता है या अकजेलियस पाया जाता है। देखिए दोस्तों आपके समक्ष जो होगा ये इंग्लिश के रूप में दिख रहा होगा, तो ये जो है आप इंग्लिश में भी इस शब्दों को समझ सकते हो जो आपके लिए जो है आसान बनाता है। ठीक है, दूसरा जो है भूस्तारी। भूस्तारी दूसरा है जिसमें कहा गया है कि एक दुर्बल पार्श्व शाखा जो है कुछ दूर तक वायु में ऊपर की ओर वृद्धि करता है, फिर जो है चाप बनाते हुए नीचे मिट्टी को जो है छू लेता है। ये नीचे की ओर जड़ें जो है अथवा ऊपर की ओर नई सतह पौधा बनाती है। एग्जाम्पल जो है पुदीना हो गया और चमेली जो है सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूस्तारी रीका। भूस्तारी रीका जो होती है उप भूस्तारिका जैसा स्तंभ, परंतु उसे छोटा एवं मोटा होता है। थोड़ी दूर वृद्धि करके ऊपर एक जो है पुष्पनुमा पत्तियों का जो गुच्छा तथा नीचे जो है अवस्थानिक जड़ें बताता है। कहते हैं अधिकतर जलीय पौधों में ये दिखाई देता है, जैसे जलकुंभी हो गया, जल लेटल्यूस भी आ गया, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है। उसके पश्चात है अंतभूस्तारी। देखिए उपरिभूस्तारी जैसा स्तंभ, परंतु भूमिगत जो मिट्टी के अंदर कुछ दूर क्षैतिज वृद्धि करके तिरछा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मिट्टी से बाहर आ जाता है। यह जड़ तथा जो है स्तरीय पौधा बनाता है, जिसमें हम गुलदारू के पौधा जो है उसको हम ले सकते हैं, जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप सोचिएगा गुलदारू का पौधा कैसे होता है, तो यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है तीसरा डायग्राम, ठीक है, जो इसमें डी डायग्राम दिया गया है जो कि उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है आपका वायवीय स्तंभ के रूपांतरण कुछ पौधों के यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें उपभूस्तारी, भूस्तारिका और अंतभूस्तारिका दिखाया गया है, जो कि आप समझने के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया भी देगा। सेकंड चैप्टर जो डायग्राम आप देखिएगा तो किस प्रकार जो है दूसरे जगह जाके एक नया पौधा जो है बनाना, जिसको हम स्टोलन कहते हैं। तो यही बात जो होता है पौधों को एक विशिष्ट और एक जो है महत्वपूर्ण बनाता है। और कहते हैं पौधों का ज्ञान रखना भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके समक्ष ये ग्रो करते हैं लेकिन हम इसकी विशेषताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात है वायवीय स्तंभ के रूपांतरण। देखिए कि संबंधपूर्ण स्तंभ तथा उसका कोई भाग कक्षीय अग्रीय कलिकाएं रूपांतरित होकर विशेष कार्य करता है। आप निम्न लक्षणों से उनको पहचान सकते हैं एवं वह तना भी होते हैं। तो इसको जो है पत्ती कक्ष से निकलती है और पर्व संधि पाई जाती है, उस पर जो है पत्तियां, कलिकाएं एवं पुष्प उपस्थित हो सकते हैं। देखिए वायवीय तने के जो विशेष रूपांतर लक्षण होते हैं, पहला प्रकार, लक्षण और उदाहरण है। सबसे पहले है प्रतान। देखिए प्रतान जो होती है यह एक धागे जैसी जो है शिलरूपी कुंडलित तथा
पर्णहरित संरचना है जो आसपास की वस्तुओं को चारों ओर जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ाने में मदद करती है। जैसे अंगूर के बेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अंगूर के जो होते हैं बेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पहले दूसरा जो है कांटा। देखिए सीधे नुकीली कठोर संरचना जो कक्षीय नींबू या अग्रीय जो है करौंदा कलिका के रूपांतरित है। ये जो है सुरक्षा कारित एवं आरोहण अंग होते हैं, जैसे कि नींबू, टेडोरेटा, कैरियो, करौंदा, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पर्णवृत्त यानी हरा चपटा अर्थात बेलनाकार होता है और गुदेदार स्तंभ है जिसमें अनेक जो है पर्वसंधि तथा शूल कटिकाएँ वर्षोत्सर्जन कम करने हेतु रूपांतरित पत्तियाँ पाई जाती है। यानी इसमें जो है वर्षोत्सर्जन कम हो इसलिए जो है इसमें कट्टेदार पत्तियां पाई जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा जल संग्रह करता है तथा जो है उन पौधों में भी पाया जाता है जो शुष्क क्षेत्रों में यानी राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पौधे जो होते हैं राजस्थान क्षेत्र के लिए अनुकूल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो है ओपू सिनया नागफनी, ठीक है, एम्बोसिनिया नागफनी जो है इसका एग्जाम्पल है। कहते हैं उसके बाद पर्व जो है एक ऐसा पर्णवृत्त जिसकी वृद्धि सीमित होती है क्योंकि इसमें केवल एक या दो जो है पर्व ही बनते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एस्पोरोगेरस। एस्पोरोगेरस जो होता है इसका अच्छा एग्जाम्पल आप मान सकते हो। अब यहाँ पर जो है इन पौधों के डायग्राम दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर सी दिखाया नागफनी का जो अपन पौधे जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो गया है, और दूसरा बी जो है कांटा। देखिए कांटा कैसे इसका विकास हुआ है, तो ये सब जो है वायवीय तने के रूपांतरण पार्ट है जो कि एक विशिष्ट इसको बताता है। ठीक है दोस्तों, ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और इसको जानना भी इम्पोर्टेंट रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्टेम। फ्रेंड, what is the function of the stem? There is a first is a primary functions. Their primary function is support and orient their leaves in the manner that they are exposed to maximum sunlight and for efficient their gas exchange. They are during to the photosynthesis and respiration. The second point is conduct water and minerals from the roots to leaves and the manufactured food from our leaves to be a different part of plant. And third is a wear of flowers and fruits. The bee is a secondary function. It's mean to the first storage. Their stems store food and water in some plant. Example, potato. The second point is a pollination. There is the underground stem is the help tied over to the unfavorable growing periods. Example, ginger. And third is the vegetative propagations. Mean to the stem can be a mean of vegetative propagation. Example, rose and sugar cane. The fourth point is photosynthesis. When the fourth point is a photosynthesis in a contain a plant like a Xerophytes is a dessert plant, whereas the leaves are reduced, the stem take up to the function of photosynthesis, and these stems pose the chlorophyll. Is example Optinetia. Their fifth is a protections. There is a protection important in some plant. There are auxiliary bird as a modify into the thrown the protect the plant from grazing animal. Example Citrus and Dorinata. And sixth is a clambing. The clambing is the tendrils or hook or modified branches of words and they coil around the support and help the plant to climb. Example ragweed. यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है स्तंभ के कार्य। देखिए स्टेम का क्या कार्य होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। यानी जो हमारा स्टेम होते हैं पौधों में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो कार्य जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आता है ये प्राइमरी फंक्शन में यानी प्राथमिक कार्य में। देखिए प्राथमिक कार्य में क्या होता है, कहते हैं कि पत्तियों को सहारा देना तथा उन्हें इस प्रकार जो है दिशा न्यास प्रदान करना ताकि वे सूर्य के प्रकाश के सामने हो तथा प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए जो कुशलतापूर्वक गैस विनिमय कर सके। यानी एक्सचेंजिंग ऑफ गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका मान्यता रखता है, क्योंकि गैस का जो है विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पौधों के लिए होता है। तो ये कार्य जो होते हैं पत्तियों को सहारा देना और उनको जो है दिशा
न्यास करना, ये सब की सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्लस जो है सूर्य के प्रकाश के सामने हो, इसलिए उनको जो है कुशलतापूर्वक बनाने रखना ही जो है स्तंभ का कार्य होता है। यह जल एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तथा भोजन को पत्तियों से पौधों को अन्य भागों तक संवहन करने का भी कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में ये बात जरूर आ गई होगी कि जो यह है जल और खनिज लवणों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियों जो है भोजन जो बना लेती है, तब क्या करता है पत्तियों से जो है भोजन को पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में पहुंचाने का कार्य ही स्तंभ का होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा स्टेम निभाता है। इस पर जो है फूल और फल भी उगते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है कि जो स्तंभ होते हैं उसमें जो है इसमें फल भी लगते हैं और फूल भी लगते हैं, इसलिए कई मायने में जो है ये काफ़ी पौधों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट मान्यता रखते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है द्वितीयक कार्य, यानी जो है इसके सेकेंडरी कार्य क्या होंगे, तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा। कहते हैं सबसे पहले संचलन। देखिए स्तंभ पौधों में भोजन तथा जल का संचलन करता है, जैसे आलू में, ठीक है, भोजन और जो है जल का संचलन करता है। आलू जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके समक्ष हो सकता है। उसके बाद चिरकालिकता। देखिए चिरकालिकता का मतलब यही होती है कि भूमि का स्तंभ प्रतिकूल वृद्धि काल को पार करने में मदद करता है, जैसे अदरक में सारे कार्य जो होता है इसी के अंतर्गत होती है। उसके बाद कार्य प्रजनन, तो स्तंभ द्वारा पौधों में कार्य प्रजनन होता है, जैसे गुलाब, गन्ना। आपने देखा ही होगा कि गुलाब और गन्ना जो है अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो दिए है, तो जो है उसका कोई भी पार्ट को हम काट के ही धरती पर लगाते हैं, यानी स्टेम को काट के जो है धरती में लगा देते हैं, तो एक नया पौधा बन जाता है। तो इसलिए जो है कार्य प्रजनन में आ जाता है, और ये कार्य प्रजनन में जो है स्तंभ जो है एक महत्वपूर्ण कार्य अब निभा रहा है, और एक नया पौधा बनाने में भी जो है इसका योगदान एक सराहनीय रखता है। उसके पश्चात है चौथा पॉइंट जो है प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है इम्पोर्टेंट कहीं हद तक जो है स्टेम पे ही निर्भर करता है। कहते हैं मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, कि सामान्य रूप जैसे पौधे जिसमें पत्तियां लघुकृत रिड्यूस हो जाती है। आपने देखा ही होगा जो राजस्थान के पौधे होते हैं वो जो होते हैं उनके पत्तियां जो उनके पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि पानी को हर्ष बचाना होता है। अगर पत्ती होंगे तो उसके जल्दी ही जो पानी होता है हर्ष हो जाता है, और वहाँ पर तो आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी समस्या होती है, तो वहाँ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है पर्णहरित युक्त स्तंभ द्वारा ही होता है, जैसे नागफनी। यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो होता है राजस्थान में, वहाँ जो भी फोटोसिंथेसिस होते हैं वो पत्ते के जो है रिगार्डिंग नहीं होते हैं, वो स्तंभ जो यानी स्तंभ के रिगार्डिंग होते हैं, स्टेम के जो है लेके होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है नागफनी। आपने नागफनी में देखा होगा बेशकली जो पत्ते होते हैं कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, और बाकी जो उनके चौड़े चौड़े पार्ट होते हैं जिसको स्टेम कहते हैं, उसी से जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन जो है स्टेम से बनाती है। ये पीएमटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नागफनी, जो कि है स्तंभ से जो है प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। उसके पश्चात है सुरक्षा। देखिए दोस्तों सुरक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ पौधों में कक्षीय कलिकाएं कांटों में रूपांतरित हो जाती है तथा उन्हें जो है पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने, जैसे नींबू, डोरेटा। आपने देखा होगा कि नींबू के पौधे में जो होते हैं बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटे तो आपको पता है किस लिए होता है, जैसे सांप में जहर होता है अपने दुश्मन से बचने के लिए, उसी तरह जो है पौधों में भी कहते हैं इस परमात्मा ने जो है उनको रक्षा के लिए कांटे दे दिया, जिससे कि कोई भी उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये जो है कुदरत का एक करिश्मा कह लो या कुछ भी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कार्य निभाता है कांटे, ठीक है। उसके बाद जो है छेमा आरोहण। देखिए आरोहण जो होता है प्रतान या हुक रूपांतरित शाखाएं होती है, अर्थात कलिकाएं होती है। ये आसपास की वस्तुओं के चारों ओर से जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ने में मदद भी करती है, जैसे अंगूर की बेल। अब देखिए स्टेम का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जो दुर्बल पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, वो जो होते हैं इसी के सहारे जो है आगे अपना वृद्धि करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण जो है स्टेम का यहाँ पर जो है रोल है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आपके लिए जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है इसका आंसर दे सकते हो। अब चल देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। Our next topic is internal anatomical structure of stem. Friend, what do you mean to internal structure of stem? There is the internal structure can be studied if you cut the stem, turn surface and observe it under a compound microscope.
There are first A is a internal structure of dicot stem. Example, sunflower. There is a dicot stem is example of sunflower. In a transverse section of the a young dicot stem, you will be see the flowing structure in this figure. The first of all is the epidermis. The epidermis are outermost single layered covering with the cutting curls and the layer of multicellular hairs protective of function. And second is a cortex. In the inner epidermic, there are three regions. First is a hypodermis, mean 4 to 6 layers of chlorokyma for a mechanical is a support. There is a mechanical support on this. There is second is a middle layer. Middle layer is a few layer of parenchyma. There is a parenchyma is a few layer of parenchyma in middle layer. And third is a endodermics. Friend, what do you mean to endodermics? The innermost layer of cortex. Innermost layer of cortex has a variety to shape cells as the cells contain a starch grain. It is also called a starch shaded. There is a third point is stele. There is stele is the third point. All the tissue lining of internal and endodermics constitute their stele. The first is the pericycle. The pericycle is the inner to the epidermis, multi-layered is a parenchymatous with their patches of sclerocyma. And their second is a vascular bundles. Here this rows are arranged in the rings. Showing this example, each vascular bundles is conjoined is a xylem and phloem together in all bundle. There is a collaterals, xylem and phloems on the same radius with the phloems to avoid as a peripherals and the open cumulums present in between the xylems and phloem. Xylem is the endodarch and the protoxylems to about to the central and metaxylems is to about to peripheral. So in this picture, there is a different part on this show in this picture. The epidermis, hypodermis, sclerocyma, journal cortex, and parenchyma. Endodermics, sclerocyma, hard bust, and the phloem, and calabiums, and metaxylem. Then next is the phloems, cambiums, metaxylems, and protoxylem, bodens, parenchyma page. There is a vascular bundle and preface bundle. And so the A figure is the epidermis, cortex, primary phloems, primary xylems, and page. There is a A section is important for the exam view. There is the role of the medulla res. The narrow regions of parenchymatous is a cell is between two vascular bundle, and pith is the external parenchymatous zone with the intracellular space. Here the B section, the internal structure of monocot stem. Friend, the internal structure of monocot stem is an example machine. There is an important example. A transverse section of monocot stem revolves with the flowing structure. So in this figure, the first is the epidermis. The epidermis is a single layered cover with the cortical stem here absent. And second is a ground tissue. A marks of parenchymatous is a tissue. Only a few peripheral layers and below to the epidermis are sclerocymatous is called to the hypodermis. The hypodermis is called to the epidermis are sclerocymatous. And first is the vascular bundle. The nearest is a scattering in the ground tissue is enclosed by the sclerocymatous is a bundle setted, and each bundle is there collaterals and closed. No column strips between two xylem and phloem with the endodarch. Xylems occur in the form of letter Y, and their innermost protoxylems and distributed to form of water cavity. Here showing is the first picture their epidermis, hypodermis, sclerocyma, a vascular bundle and ground tissue. And second, a diagram. Here the B diagram is showing this diagram epidermis, hypodermis, sclerocyma and vascular bundle and ground tissue. And second is important C. Here show the xylem, parenchyma, protoxylem cavity, protoxylems, metaxylems and combinations of cell and several tubes. They are shown in this picture. Here the anatomical difference between dicot and monocot stem and anatomical difference between the roots and stem are given table 7.5 and 7.6. Here so in this a table they are different between two monocot and stem and dicot stem. Their friend characteristics and first is a dicot stem and second is a monocot stem. The character of the epidermal hair.
The first is a dicot stem is a present and monocot is a absent. And a hypodermics is a chlorocymatous. There is a dicot stem and monocot stem is a scleromatous. They are different of categories. And second, third is a ground tissue. The ground tissue are differentiated into the cortex, endodermics, pericycus, pith, and their medulla ray. And is a monocot stem is a undifferentiated. There is a fourth is a vascular bundle. So here number not very large but is a numerous is a monocot. And second dicot stem is a uniform in size but monocot stem is a small near the peripheral, bigger in the center. And third is arranged in the ring but monocot stem is a scattered. And there is dicot stem is open but monocot stem is closed. And there is a bundle studied is a absent in a dicot stem and monocot stem is a bundle studied is a present. And six is a xylem vascular arranged in the radial row. But here is a monocot is a xylem vascular arranged in a shape of letter Y. And dicot is a water cavity is a absent but monocot is water cavity is present. So secondary growth is a present in a dicot and mostly absent in a monocot. The next table is the anatomical difference between stem and root. Friend, the first is the characteristics and first is stem and second is a root. For cuticle is means to stem is present and root is absent. Secondly, the hair is a character, but stem is a multicellular, but root is a unicellular. And third is the ground tissue is a differentiated of the stem, and the root is a differentiated. So same on both sides. And cortex is a narrow dicots and undifferentiated to the monocot. There is a barley is the root. And the pericycle is a mainly layer of the scleromatous and peromatous is a cell, but the root is a peromatous cells only. And vascular bundle is a many conjointed and there are collateral in a stem, but root is a fixed number and radical. There is a xylems enriched in a stem and excrete in root. दोस्तों ये जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है जिसमें हम तने की जो है आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तने की जो है आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं जैसे इंसानों की संरचना को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो है तनों की आंतरिक संरचना का जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कहते यदि आप स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट बनाकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी आंतरिक संरचना आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि ए में द्विबीजपत्री यानी जो है द्विबीजपत्री को जो है तने की जो है आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार है। तो इसके लिए जो है उदाहरण है सूरजमुखी का पौधा जो है और इसका स्टेम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रोल निभा सकता है। इसमें जो है कहते हैं तरुण जो है द्विबीजपत्री स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट में आपको जो है कुछ संरचना इस प्रकार दिखेगी जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इस प्रकार जो है द्विबीजपत्री में दिखेगा जिसमें आपको संवहन बंडल परिरंभ और कॉर्टेक्स दिखेगा जिसका जो है ऊपरी वाला पार्ट को जो है बाह्य त्वच कहते हैं, अर्ध त्वच, क्लोरोकाइमा, सामान्य कॉर्टेक्स, पेरोकाइमा, अंत त्वच, स्क्लेरोकाइमा, हाइब्रोवास्ट एंड फ्लोएम, एदा, मेसोजाइलम्स आदि दारू कस्ट अन्य सारे पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं अगर हम इसका जो है सेकेंड देखते हैं यानी जो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, छोटा सा कार्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें बाह्य त्वचा, वेलकूट, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एदा, प्राथमिक दारू एंड मज्जा पाया जाता है। तो इस तरह जो है आपको जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री स्तंभ में जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप इसको जो है माइक्रोस्कोप में देखोगे। आपको नग्न आँख से नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको जो है स्पेशल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर डाल के जब आप इसके जो है देखोगे तो आपको इसी प्रकार से संरचना जो है सूक्ष्म रूप में दिखेगा। कहते हैं इसका जो है आपको वर्णन भी आना चाहिए यानी किस चीज़ का क्या कार्य है, किस लिए जो है इम्पोर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले तो हमारा था बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। देखिए दोस्तों बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी परत होती है और कोशिका का जो है उपचम द्वारा जो अपचारित्र बहुकोशिकीय रोम युक्त जो कि आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए सबसे पहला जो है एपिडर्मिस जो है किसी भी जो है घटना से जो है एक दो चार हाथ करती है, तो इसलिए जो है एपिडर्मिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो चाहे प्लांट बॉडी में हो, दोनों में सेम ही जो होता है इनका जो है बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो कार्य जो है त्वचा का होता है। तो इसलिए जो है बाह्य त्वचा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। उसके बाद है हमारा कॉर्टेक्स यानी बेलकूट। देखिए
कॉर्टेक्स जो होती है वेल कोट यानी बाहर त्वचा के अंदर की ओर 3 खंडों में अधत्वच यानी हाइपोडर्मिस होते हैं, जिसमें 4 से 6 परतें युक्त जो है स्थलगोलक यानी क्लोरोकाइमा द्वारा निर्मित भौतिकी सहारा प्रदान करती है। ये जो है फिजिकली इसको जो है एक जो है स्टेम को सहारा प्रदान करता है। कहते हैं मध्य परतें जो है धूमि की परतें पाई जाती है, इसलिए जो कहते हैं अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस जो होती है वह कूट के सबसे भीतरी परत ढोलाकार कोशिकाओं द्वारा बनी हुई, जिसमें जो है मड कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इस परत को जो है मंड अधच्छ यानी अंतस्वत भी कहते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि रंभ, देखिए रंभ जो होता है सेटल्स होती है, जिसमें अंतर त्वचा के अंदर की ओर स्थित सभी ऊतक मिलकर जो है रंभ बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आपके समक्ष यही आता है परिरंभ यानी पेरिसाइकल। देखिए पेरिसाइकल जो है तो अंतर त्वचा से अंदर बहुपरतीय जो है मुद्रित ऊतक जिसमें जो दृढ़ ऊतक के खंड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। दूसरी बात जो हमारे समक्ष आता है वो है संवहन पुले यानी वेस्कुलर बंडल। देखिए संवहन पुले जो होती है इसका एक अपना रोल होता है। कहते हैं अनेक पुल वल्ले में स्थिर होते हैं, प्रत्येक संवहन जो है पुल की विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें संयुक्त यानी कॉन्जॉइंटेड यानी जाइलम तथा फ्लोएम एक ही पुल में इकट्ठे पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें कोलैटरल यानी सपार्श्विक जाइलम एवं फ्लोएम के एक ही और यानी रेडियस पर पाए जाते हैं, पर जिसमें फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होती है, तथा खुला यानी ओपन अधर की पट्टी जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। दोनों की क्या होता है दोस्तों, सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। जाइलम जो है अंत अधरू दारू का यानी एंडोडार्कच होती है, अर्थात जो है अधिदारू यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा अनादारू यानी मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। देखिए याद रखना कि प्रोटोजाइलम जो होती है केंद्र की ओर स्थित होती है, और जो आपका मेटाजाइलम होता है वो परिधि की ओर स्थित होता है या रेडियस की ओर स्थित होती है। ठीक दोस्तों, कहते हैं ना लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिर्फ आपको समझ होना चाहिए कि परिधि किसे कहते हैं, रेडियस क्या होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है मज्जा यानी रसीम यानी मेंडुला रे। देखिए मेंडुला रे का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहता है। कहते हैं मुद्रित कोशिकाओं का बना संवहनी पुलों के मध्य संक्रिय क्षेत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। इसमें जो है इसका फोर्थ पॉइंट यही बताता है कि मज्जा यानी पित्त ये केंद्रवर्तीय अंतरकोशिकीय और गुहा युक्त जो मुद्रित क्षेत्र पाया जाता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है बी एक बीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना, यानी एक बीजपत्री में जो है स्तंभ की आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे जो है इसमें मक्का लिया गया है, मैजिन लिया गया है। मक्का के अगर पेड़ को काट के लाते हो, अगर सूक्ष्मदर्शी में इसको देखते हो, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है उस प्रकार जो है स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। इसमें ए सेक्शन में यही बात बताया गया है, बाहर त्वचा होगा, अर्ध त्वचा होगा, संवाहन पुल होगा, आरंभ ऊतक होंगे। जब इसको आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब जाके ये सारे दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें बी में भी दिखाया गया है, बी भी सेक्शन जो है इसी का ही पार्ट है। बी जो आपके समक्ष जो है एक विद्युत यानी एंडोलार्जिस भाग है, यानी काफ़ी इसको लार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है, जिसमें आपको बाहरी त्वचा, अंत त्वचा, दृढ़ तक, संवहन पुल, वर्ण ऊतक सब पाया जाएगा। सी जो है आपको जो है मैग्नीफाइड किया गया है, मैग्नीफाइड और भी मैग्नीफाइड किया गया है, तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे, जैसे दबे हुए फ्लोएम, पुल अद्रता, चालिनी नालिका, सहायक कोशिकाएं, अनुदारू, अनादारुता, अनारुत गुहा, जाइलम मैद्रिति, यानी सारे चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब दोस्तों थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो ये काफ़ी जो है ह्यूमन की तरह ही दिखने में लगता है सेल्स, जैसे इंसानों का सेल्स होता है वैसे ही प्लांट का होता है। तो कहते हैं दोनों काफ़ी समरूप ही होते हैं, इंसान हो चाहे प्लांट हो। अब इनका जो है कुछ अपना कार्य है, जैसे कि बाहरी त्वचा एपिडर्मिस को तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभाता है, चाहे इंसान हो चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो। कहते हैं एक प्रयुक्त होती है, ये उपच्य द्वारा जो अपहृत रोम अनुपस्थिति को दर्शाती है। उसके बाद है भारण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो दोस्तों होता है मृदिक द्वारा निर्मित व्यापक क्षेत्र, जिसमें बाहरी त्वचा के नीचे की कुछ जो है प्रधित परतें यानी दृतकीय स्क्लेरोकाइमोटस होती है, यानी ऊर्जा अधर त्वचा कहलाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है।
उसके बाद तीसरी बात तो इसमें जो बताती है वो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। कहते हैं बाहरी संख्यक भरण ऊतक में छितरे हुए प्रत्येक पुल के चारों ओर जो है दृढ़तकीय अच्छद्र होता है। प्रत्येक बंडल के विशिष्ट लक्षण होते हैं जैसे स्पष्ट शीर्षक यानी कोलेटरल एवं बंद यानी क्लोज्ड। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अर्ध पट्टी अनुपस्थिति। इसमें जो है अंतर अदारुक यानी एंड्रोड आर्च जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो है उत्की की आकृति अंग्रेजी के अक्षर वाई के समान दिखाई देती है। याद रखना कि ये जो है वाई के समान होती है तथा सबसे अंदर वाली जो है दारू यानी प्रोजाइलम्स जो है विघटित होकर जो जल गुहा बनाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल निभाता है पौधों में। यानी जो है कहते हैं आगे जो हमारे समक्ष होगा वो है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री तने में मिश्रात्मक अंतर एवं तनों में मिश्रात्मक तालिका। देखिए एक बीजपत्री जो जड़ें हैं और द्विबीजपत्री जड़ें हैं तो उनमें जो है एक अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही बात आता है कि हम देखेंगे लक्षण, उसके बाद द्विबीजपत्री स्तंभ को हम पहला मानेंगे और एक बीजपत्री को हम दूसरा मानेंगे, क्योंकि बार बार यही वर्ड बोलना संभव नहीं होता है, टाइम भी बहुत लगती है। कहते हैं दोस्तों जो हमारा लक्षण होगा उसमें आएगा बाह्य त्वचा रोम। तो आपको पता है पहले जो द्विबीजपत्री स्तंभ है ऊपर उपस्थित रहेगी और एक बीजपत्री यानी दूसरा में जो है अनुपस्थिति रहेगी। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अर्ध त्वचा, यानी इसमें जो होगा इसमें स्थूल कोणिकतक होगा यानी कोमैटस होगा और दूसरा में जो होगा इसमें द्वितकीय होगा। ठीक है, उसके बाद भरण ऊतक जो होती है विभेदित होकर वेलकुट अंत त्वचा या परिधस्तंभ मज्जा या मज्जा रश्मा बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दूसरा में जो करता है ये अविभेदित कर देती है। दूसरे में क्या करती है दोस्तों, अविभेदित कर देती है। उसके बाद कहते हैं हम यहाँ पर जो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल में बहुत से पार्ट आते हैं। पहला तो यही बात बताता है पहले के लिए कि संख्या अधिक नहीं होती है, लेकिन दूसरे में जो होता है बहुसंख्यक होती है ये। ठीक है, पहला जो होता है एक सामान्य आकार की होती है, जबकि दूसरा जो है परिधि वाले छोटे केंद्र में बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये आती है जो पहले के लिए है एक वलय में व्यवस्थित होती है और दूसरा में जो है चित्रे होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं। पहला जो होता है खुला तंत्र होता है, दूसरा जो होता है बंद तंत्र होता है। यहाँ पर कहते हैं पूर्ण अध्यक्ष अनुपस्थिति होती है, जबकि बंडल अक्षत उपस्थिति होती है दूसरे में। उसके बाद पहले में जो होता है जाइलम वाहिकाएं अधृत पंक्तियों में व्यवस्थित होती है, जबकि दूसरा में जो होता है जाइलम वाहिकाएं अक्षर वाई के रूप में व्यवस्थित मानी जाती है। उसके पश्चात आता है हमारे समझ द्वितीय वृद्धि, जिसमें जो है पहले वाले में ये जो द्वितीय वृद्धि होगी उपस्थित होगी यानी प्रेजेंट होगी। लेकिन कहते हैं कि दूसरे वाले में जो होगा अधिकतर अनुपस्थिति होने का चांसेस ही रहता है, इसलिए अनुपस्थिति ही दर्शाया जाएगा। उसके पश्चात जो है स्तंभ और जड़ में जो है क्या अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो है स्टेम और जो है रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक लक्षण आता है, स्तंभ आएगा और जड़ आएगा। स्तंभ के लिए हम पहला यूज़ करेंगे और जड़ के लिए दूसरा। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले जो है क्ल्यूटिकल्स में ये आती है कि ये स्तंभ में जो होती है उपस्थिति होती है और जड़ में जो होता है अनुपस्थिति पाया जाता है। रोम जो होती है इसमें पहले वाले स्तंभ में जो होते हैं बहुकोशिकीय होती है और दूसरे वाले में जो होता है एक कोशिकीय पाया जाता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही आता है भरण ऊतक, यानी इसमें जो होती है विभेदित यानी द्विबीजपत्री अथवा अविभेदित एक बीजपत्री होती है, जबकि जड़ में जो होती है विभेदित रूप में प्रेजेंट होती है। चौथी बात ये बताता है कि वेलकुट। देखिए दोस्तों वेलकुट जो होती है इसमें पहले वाले में सक्रिय यानी द्विबीजपत्री या अविभेदित एक बीजपत्री होती है, लेकिन दूसरे वाले में चौड़ा दिखाई देता है, काफ़ी फैला हुआ लार्ज काफ़ी दिखाई देता है। उसके बाद परिरंभ का मतलब दोस्तों यही होता है कि पहले वाले में अनेक परत युक्त दृढ़तक तथा मृद्रक द्वार बना होता है, जबकि दूसरे में जो होती है एक परत युक्त केवल मृद्रकीय कोशिकाएं द्वारा बना होता है। उसके पश्चात है संवहन पुल। संवहन पुल में यही होता है कि पहले वाला में जो होती है बहुसंख्यक यानी संयुक्त पार्श्विक होती है। ठीक है, जबकि दूसरा वाला में जो होता है सीमित संख्या एरियल्स होती है। और सातवां पॉइंट यही दर्शाता है कि जाइलम के जो होती है इसमें पहले वाले में अंतर अदारुक पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले में जो होता है बाहर अदारुक प्रेजेंट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंतरों में। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम।
Friend, here you have learned the lesson 6 about their secondary growth in a dicot roots, and it is important. Let's study in the stem. There is a already learned dicot roots, but here is the stem. It is a occur only the dicot stem is a little away from the shooted apex and the help the plant too. The growth is the thickness and the make is a very strong to stand upright for many years. That is why you see that very tall tree can be with stand strongly winds and the losings rain without a falling down, but is a monocot plant like a wheat, rice, maize, and the grasses bend easily due to the absence of secondary growth in their stem. So the growth is a thickness is a dicot stem because possible due to the formation of new tissue in the entire by activity of two-letter meristem. Friend, the growth the thickness in the dicot stem because possible due to the formation of new tissue. The formation of new tissue by the activity of two-letter meristem. The first is the vascular cambiums and coral cambium. There is a second is the coral volumes. This tissue is thus formed are known as the secondary tissue, and growth in the birth there is a referred to the secondary growth. The first is activity vascular calculum. From a secondary vascular tissue is a flow. The point is the first the trips of the cambium present in the vascular bundle is called fascicular is cambiums, and second is these cells of the medullars rays of adjoining their strips of vasculars. These cambiums because the meristematics and form to intravascular cambiums. And so in this picture, their bud is a fasciculus or intervascular columbium joined to the from or continuously to the cambium's ring. They are shown in this picture. Friend, here showing this picture, a TS is a dicot stems of various stages of secondary growth. Means diagrammatics. There are, first is important. There is the epidermis, cortex, primary phloem, vascular cambium, and primary xylem. And there has a B is the interference cambiums and same to the A part. But C or D is the same. There secondary phloems, cambium rings, and the middle rays, secondary xylems, phloem, and phloem. So it's important to avoid their internal side. There is a columbiums divided and the added a cell on internal side. To avoid to the pith there which is a mature into the secondary xylems and the cell added to about to the external side. Where the mature into the secondary phloem shown in the figure. The amount of secondary xylem produced here comparatively there are more than a secondary phloem. The second is activity of cord columbiums from the periderms of flow. The cortex columbiums of phlogens are developing in the cortex. The next point is a phlogens is divided and the added cell on the both the inner and outer side. The next point is the inner cell differentiated into the phloedrums and secondary cortex while their outer cells into the phloems or cork. And the cork cells are compactly arranged and become a dead and subject to deposition of the subereans. Expect the regional of cells and the where cells are loosely arranged complementary cells and the non-suberized. It is the thought there are centralized the evidence to branch and the tree trunks can be undergoes a gas exchange. And there is a phloems, and the phloems is a together constant there are periderms, and due to external increase in the thickness, periderms replace the epidermis and because the protective inner functions. And all the dead cells linings outside their active phloems constantly to the work. Friend, here is a long diagram. So I show the half and this scene. Their entire cells are dark. Epidermis, core, dermis, peridermis, and secondary cortex, colloglioma and cortex, sclerocyma, secondary phloems, cambiums, autonomous body and secondaries. There are medullars. And the half so there's the medullary rays, annular rings, secondary bodies, primary boards, and the anthalus bodies, secondary medullary rays, spring boards and primary boards and the pith. There is the TS of all stem or enlarged. There is in the Betula, Bhojpatra, as a box of peels
of like a sheet of paper. A sand manuscript are still preserved on them. So is a cord tissue because very thin is the cord trees. A coral suburb and they're used to commercially and the bottle is stoppers to the insulator and shoes soles. कहते हैं दोस्तों कि जो तने में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहते हैं आपने इसके बारे में जो है 6वें चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम रूट के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर जो है जड़ों के बारे में द्वितीय वृद्धि के महत्व को हमने समझा था और जानने की कोशिश भी किया था। अब आप इसी क्रियाओं को जो है स्तंभ के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भाई वो कार्य जो जड़ों का हुआ करता था, अब स्टेम में जो है उसका क्या कार्य है और वो अपना क्या रोल निभाता है। तो कहते हैं दोस्तों सबका अपना अपना एक कार्य है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका कार्य है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को बढ़ाने के लिए आप जो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसी प्रकार मेरा कार्य जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा चैप्टर लाना और आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबका अपना अपना कार्य जो है बटा हुआ है, सबको अपने कार्य के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो कहते हैं पौधों में भी ऐसा ही होता है, इंसानों में भी ऐसा ही होता है। तो हर जगह जो होता है सभी का कार्य बटे होते हैं, क्योंकि सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्य अपना बंद कर देगा तो दूसरा कार्य ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। इसलिए सब जो है इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि जैसे जड़ होता है तो तने भी उस पर डिपेंडेबल होती है, अगर जड़ नहीं तो तना कहाँ से आ जाएगा फिर। तो ये सब बातों को यहाँ पर जो दर्शाया गया है। कहते हैं द्वितीय वृद्धि केवल द्विबीजपत्री तनों में प्रवेश शीर्ष के कुछ जो है दूरी पर संपन्न होती है। ये पौधों को जो है घेरे यानी मोटाई की वृद्धि तथा उसे अनेक वर्षों तक दृढ़ में सीधा रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे जो तेज हवाएं के झोंके आते हैं या मूसलाधार बरसात होती है आदि को बगैर गिरे सहन कर पाते हैं। तो पौधे इन्हीं कारणों से जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होती है। परंतु एक बीजपत्री पौधे जैसे आप गेहूँ, चावल, मक्का, घास आदि देखोगे तो इसको थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है ये जो होती है झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये सब क्या कारण आखिर क्यों जो है छोटे पौधे झुक जाते हैं, बड़े पौधे को जो है कोई इफेक्ट इतना जल्दी नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें को जानना एक रोचक बात यहाँ पर रहेगी। कहते हैं द्विबीजपत्री तने की जो मोटाई में वृद्धि दो पार्श्व भी हो तो यानी लेटरल मेरिस्टेम और जो है संवहन आद्र एवं कर्क आदि द्वारा निर्मित नए उत्कों में होती है, ठीक है। इन नए उत्कों की द्वितीयक ऊतक यानी सेकेंडरी टिश्यू तथा घेरे में होने वाले द्वितीयक को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं यानी सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें जो है आपका पहला पॉइंट यही आता है कि संवहन आद्र की सक्रियता। देखिए संवहन आद्र की सक्रियता अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। कहते हैं ये द्वितीयक संवहन ऊतक निम्न प्रक्रिया से बनती है। सबसे पहले तो यही आता है कि संवहन मंडल में पाई जाने वाली एद्रा की जो है पूर्व एदा यानी फेस्कुलर कैम्बियम्स कहते हैं और बंडल की एदा से सटी जो है मज्जा रसिम की कोशिकाएं जो भी होती है यानी मेरिस्ट स्टोमैटिक्स तथा अंतरपोली एदा इंटरनल जो है फेस्कुलर कैम्बियम्स बनाती है, जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे अभी। और कहते हैं बडल की जो है अंतर बडल्स की एद्र जुड़कर एक अवांछनीय एद्र बल्ब बनाते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है चित्र जो है द्विबीजपत्री स्तंभ के जो है अनुप्रस्कार सेक्शन दर्शाया गया है, जिसमें आपको पहले सेक्शन ए बी में देखोगे कि जो है सेम ही पाया जाता है यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एद्र और प्राथमिक जाइलम पित्त और आंतरिक पोली एद्र। तो ये जो पहला दूसरा चित्र के लिए सेम है, बट यहाँ पर सी डी के लिए देखोगे तो वो भी दोनों सेम है। कहते हैं द्वितीयक फ्लोएम पाया जाता है, कैम्बियम्स घेरा बल्ले होती है, मेडुलरी किरणें जो होती है, द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम या कर्क जो है फैलोजन भी पाया जाता है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट बनाता है। कहते हैं एदा के विभाजन के अंदर की ओर से नई कोशिकाएं बनती है। द्वितीयक जाइलम तथा बाहरी जो अर्थात परिधि की ओर बनी कोशिकाएं द्वितीय फ्लोएम में विभेदित हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे समझेंगे। उसके पश्चात है उपादित्र यानी द्वितीयक जाइलम की जो मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पार्ट जो है कर्क यानी काग एधा की सक्रियता। निम्न प्रक्रिया में जो है पेरिडर्म्स बनता है। पेरिडर्म्स जो है बनना इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहले तो यही पॉइंट में आता है कि एक यानी पोलोजेंस कागजन विकुल्ट में बनती है। कागजन दोनों ओर जो है अंदर और बाहरी कोशिकाएं बनाती है। अंदर की ओर बनी कोशिका को हम द्वितीयक बेलकुट यानी पोलोडर्म्स कार्ड स्तर तथा बाहर की बनी कोशिकाओं को हम काग यानी कर्क फ्लोएम कग में विभेदित कर लेते हैं। कर्क की जो है कोशिका केवल
वातरंध्र यानी लेंटर सेल वाले क्षेत्रों में छोड़कर सघन यानी कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मित्र और सुवेनी निक्षेपित हो जाती है। वातरंध्र में कोशिका छितरी सी प्रतीत होती है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट मानता है। कहते हैं सुब्रोहीन होती है तथा पूरक कोशिका यानी कम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है। कहते हैं वातरंध्रों में मोटी शाखाएं एवं जड़ के तने गैस विनिमय करती है, यानी जो शाखाएं होती है वो गैस का आदान प्रदान करता है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। कहते हैं उसका कग जो होता है फ्लोएम यानी कगजन जो है फ्लोजन जो है कल सतर यानी फ्लोडम्स संयुक्त रूप से जो है परिचम्स पेरिडम्स बनाते हैं। भीतर के व्यास में जो है वृद्धि और बाहरी त्वचा के समेत बाहरी परतों पर जो है दबाव पड़ता है और वह फट कर नष्ट हो जाते हैं। अंततः परिचमय बाहरी त्वचा का स्थान ले लेती है तथा सुरक्षा का कार्य भी करती है। उसके पश्चात सक्रिय कागजन के बाहर स्थित सभी मित्र कोशिकाएं सामूहिक रूप से छाल बनाती है। देखिए दोस्तों, सभी कोशिकाएं जो होती है पेड़ पौधों में छाल होती है। यहाँ पर जो है हमारा एक डिजिटल जो है एक चित्र दिखाया गया है, जिसको एक साथ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए जो है इसको हम दो पार्टों में आपको समझाएंगे। पहला जो है पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो है वातरंध्र से स्टार्ट होता है, जिसको हम छाल कहते हैं, और उसके पश्चात आता है सबसे पहला लेयर जो होती है यानी बाहरी त्वचा होती है, उसमें काग आता है, काग एद्रे यानी पेरिडम्स में आता है, द्वितीयक वेलकुट आता है, क्लोरोकाइमा आता है, वलकुट आता है, स्क्लोरोकाइमा आता है, द्वितीयक फ्लोएम आता है, एदा द्वारा कस्ट, ठीक है। उसका द्वितीय जो है मैंडोलरी किरणें आती है, जिसको द्वितीय वल्य में रखा गया है। तो ये जो चित्र है ये काफ़ी जो है अनुप्रस्थ काट है, यानी इस बहुत ही अवर्धित यानी लार्जेस्ट साइज को दिखाया गया है, यानी इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बना के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जब करोगे इसके जो कहते हैं मोटे स्तंभ को यानी स्टेम को जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके पश्चात जो है बसंत कष्ट मिलेगा, शरद कष्ट मिलेंगे, बुडेंस द्वितीयक मेलुलरिस किरणें, वसंत कष्ट, प्राथमिक कष्ट, मज्जा, ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। कि दोस्तों देखिए हिंदी का वर्ड जो है हिंदी जैसा ही होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर कष्ट आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब होता है बुड, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कोई डाउट होता है तभी कहता हूँ ना, कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी बता पाऊँगा ना कि आपको क्या मिस्टेक आ रही है, आपको क्या समझ नहीं आ रही है। जो समझ नहीं आएगा वो उसको मैं जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तभी कहते हैं अगर आप टॉपिक देखते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक चाहे कीजिए चाहे ना कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो मुझे आप गलतियाँ बताओगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जब मैंने इस पर आपको समझाने की जो वीरा उठाई है तो मैं अपना अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। और ये तभी हो सकता है जब मुझे मेरी गलतियों को आप बताओगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और कि क्या बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे किसी तरह से कमेंट नहीं मिलते हैं, कारण पता नहीं क्या है, क्या पता अच्छा हो या क्या पता आप लोगों को समझ ना आता हो, आप लोग लीव कर जाते होगे। तो यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो किस बेस पे लगता है, अगर कोई गलतियाँ हैं तो मुझे बताइए और मैं जो होगा अच्छा सा अच्छा बनाऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, ठीक है, कि जो गलतियाँ बताने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी गलतियों से मैं एक नया चीज़ सीख सकता हूँ और नया चीज़ जान सकता हूँ। कहते हैं सीखने का कोई उम्र नहीं होती है और नया चीज़ करने का कोई समय नहीं होता है। तो इसलिए कहता हूँ अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे जो अगर आपको कोई गलतियां दिखी है, कुछ बातें समझ नहीं आई है, तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए कि भाई मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। मैं कोई इसमें कुछ मेरा इसमें फ़ायदा वायदा नहीं है, मैं अपनी गलती सिर्फ जानना चाहता हूं, ठीक है। चलिए ये बात तो था आपके लिए। अब जो है हम इसमें भोजपत्र यानी बेटुला जो है भोजपत्रा उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं भोजपत्रा जो है भोजपत्र जो होती है छाल कागज़ की तरह तने पर छिले उतर जाती है, उन पर लिखी प्राचीन लिपियां भी अभी तक सुरक्षित है, तो कह सकते हो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कर्क विषयन कोटल सब्बर जो है कर्क इतना मोटा हो जाता है कि उसे जो है बोतल की कार यानी जूते का तला, विद्युत रोधी सामान्य आदि व्यवहारिक तौर पर बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट जो है हमारे समक्ष आ जाता है। Our next topic is wood. Friend, there is a wood is a topic of STEM. There is a first topic and there is a wood is a 9th topic. Wood is the secondary xylem produced by the activity of vascular cabellum in the dicot stem. The annual rings, they are square now there as of trees. In an interparent region, their climatic conditions show to pronounce it to the seasonal variation. The activity of vascular columbium also because of periodically as a result. Restricted of growth layers and formed
in a xylem. In a spring season, columbium is a very active and produce a great number of vasculars with the wilder cavity. The wood is formed during the spring is called earlier wood. The spring woods in a summer is columbium is a less active from their narrow vessel. This is a wood is called later woods or summer wood. These two kinds of wood is the transfer due to the pair to alternate concentric rings together forming a annual ring. Friend, here two types of the summer woods and spring wood, and there is a combined to the each other there is an annual ring. The formation of annual ring show in this picture. By controlling the number of this annual growth ring, we can now the age of trees is the science dealing with the predicting their age of a tree by counting the annual growth ring is called dendrochronology. Friend, the counting of the annual growth ring in the wooden that is called to the dendrochronology. There is a slab boots and the heart board. There is the outer part of boards which is the functionally and consisted of recently formed secondary xylem having some living cells is called shape board. As the plant as in the central part of stem, the inner cells of shape board and that become non-functional and a dark in color continuity heart woodens. Showing this a picture. Friend, here the TS all stem showing the hard wooden and shape wooden. There is a presence of phloem, snap boots and the hard woodens and the annual rings. The annual rings is the most important for the edge of the tree. There is a xylem race and the work and present here. There is a ultimate diagram of TS all stem showing this figure. Here table, there is a difference between the shape woods and the hard wooden. Friend is important for the exam view. There is shape wooden and the second is a hard wooden. There it is the outer lights colored woodens of the all stem. And the hard wooden is second, it is the center darks colored wooden of all stem. The second is a light colored. There is the heart is the second is a dark colored due to the presence of grains to the veins, oils and tannins etc. And second first is a containing living cells and second is a living cells are absent. And fourth point is the first is the vessel not is flooded and the help to avoid movement of water and mineral. And second is a hard wooden is vascular plugged with their solos. And a fifth is a wood is a lighter in the weight, but second is a heavier in the weight and the less trampling because of the susceptibility to the attack of the pathogen. And second hard wooden is the more durable resistance to the attack of the pathogen. They are at least a commercially less valuable, but second is a commercially more valuable. Friend, mechanism tissue in the stem. The stem of a tall tree need to aid and resistantly against the pullings of force of wind and to stand to the erect against the gravity. A stem get their strength from their sclerochima as a hypodermis, and it is a pachythy in their pericycles and the secondary phloem abundant is a light fitted to vascular. Attached there is a fibers is a secondary xylem and wooden as a square in the pith. यहाँ पर दोस्तों हमारे समक्ष जो बताया गया है वुडन के बारे में, यानी इसको हम कास्ट कहते हैं। वुडन का मतलब यही होता है जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो हम काटते हैं तो उसमें से वुडन्स निकलती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, क्योंकि इससे जो है कई चीज़ों का हमें जो है हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कहते हैं वृक्ष जो होते हैं कई वर्षीय होते हैं और वार्षिक वल्य जो है वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। देखिए कई बार तो हम उसके पेड़ के जो है वुडन के जो हम कहते हैं वल्य को देख के, यानी उसके जो स्ट्रिक्स को देख के हम कह सकते हैं कितने सालों का है। कहते हैं जो हमारा कष्ट है द्वितीयक दारू का होता है और ये द्विबीजपत्री तने में से है, संवहन अदा की सक्रियता से बनता है। ठीक है, कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में जो जलवायु दशा मौसमी बदलाव दर्शाता है, संवहनी अतः सक्रियता भी आवर्तित होती जाती है। तब पश्चात जाइलम में स्पष्ट वृद्धि वल्य बनाती है, वसंत में ऐधा अधिक क्रियाशील होती है तथा अनेक अधिक व्यास वाली जो है वहिकाएँ विभेदित करती है। बसंत में बसने वाले कष्ट के जो है पूर्व कष्ट यानी अर्लियर वुडन या बसंत कष्ट यानी स्प्रिंग
वुड भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। ग्रीष्म में एयर सक्रिय होता है और संक्रिय वाहिकाएं बनाती है। इस कस्ट को हम पश्च कस्ट यानी लेटर वुड्स कहते हैं, या हम समर वुडन्स भी कहते हैं, यानी ग्रीष्म कस्ट भी कहते हैं। तरह के अनुपस्थित काट में ये दोनों प्रकार के कस्ट कांतरण क्रम में सकेंद्रिक वल्य के रूप में दिखता है और एकत्र होकर एक वार्षिक वल्य कहलाती है। यानी सारे जो होता है ग्रीष्म और जो बरसात मिलके, ठीक है, एक वल्य बनाता है जिसको हम वार्षिक वल्य कहते हैं, और इसी से जो है पौधे का जो है उम्र का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको बनाता है, ठीक है। इस वल्य की जो है कहते हैं संख्याओं गिनकर वृक्ष की आयु का हम पता लगा सकते हैं। वार्षिक वल्य की गणना करके पेड़ की जो आयु जानने के विज्ञान को हम वृक्ष कला नुक्रमण कहते हैं, यानी डेंड्रोक्रोलॉजी कहते हैं। तो ये जो होता है वृक्ष कला नुक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है फिर भी आप ये ज्ञात कर सकते हो कि ये वृक्ष जो है कितने साल पुराना है। तो देखिए ये भी एक साइंटिफिक रीजन्स है और साइंटिफिक जो रिसर्च करने का एक माध्यम बन सकता है। कहते दुम्र विज्ञान भी इसको कह सकते हैं। जैसे आप वृक्ष कला अनुक्रमण कहते हो उसको हम दुम्र कला क्रम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो याद रखना इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। डेंड्रोक्रोलॉजी भी कहते हैं, वृक्ष कला अनुक्रमण भी कहते हैं, या दुम्र कला क्रम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हम वृक्षों की जो है आयु ज्ञात करते हैं उसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे समक्ष है रस कास्ट यानी शैपवुड। शैपवुड क्या होता है? यानी हार्ड वुडन भी इसको हम कह सकते हैं, अंतः कस्ट भी कहते हैं। बाहर की ओर से उपस्थित सक्रिय जो है नवीन बने हुए कष्ट जिसमें कुछ जीवित कोशिकाएं भी होती है, रस कष्ट कहलाता है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तने के केंद्रीय भाग में जो है रस कष्ट की जो भीतरी कोशिकाएं निष्क्रिय होती चली जाती है और गहरे रंग की हो जाती है। यही जो है यही अंतःकश यानी जो है हार्ड वुडन कहलाती है, ठीक है। यानी जो निष्क्रिय होते चली जाती है और जो गहरे रंग की होती है उसे की हम जो कहते हैं अंतःकाष्ठ। आपने देखा होगा कोई वुडन्स होती है चारों तरफ से जो होता है वाइट होता है, बीच में जो होता है गहरा रंग होता है, ठीक है। हम जिसको हम सिंपली लैंग्वेज जो है ऐसा मटेरियल होता है जिसको कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं खा सकते ईजिली। तो वो वुडन को हम बहुत महत्व भी देते हैं, ठीक है। गाँव में जाओगे तो आपको ना उस वुडन का जो है बहुत ही महंगा मिलता है, क्योंकि जो वाइट पार्ट होता है उसका तो कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम जो है मजबूत कहते हैं, वही काफ़ी कठोर होती है, ठीक है। तो उसको जो है उसी को हम जो है हार्ड कास्ट कहते हैं, यानी वो एक हार्ड वुडन कहलाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वुडन जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर एक डायग्राम शो होगा आपके समक्ष जिसमें जो है ये सारी बातें बताई गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि अंतःकाष्ठ जो कुछ ही सेक्शन यानी ये हार्ड वुडन जो है कुछ ही सेक्शन को बताया। जैसे मैं बताने का भी कोशिश कर रहा था ना कि कॉर्नर जैसे फ्लोएम होगा या रस कास्ट होगा, वो सारे के सारे जो होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच का अंतर कास्ट होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो बाहरी साइड जो बनते हैं उसे हम वार्षिक वल्य यानी जो हम आयु गणना करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वुडन आपको दिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप इसको हार्ड वुडन के भी पता लगा सकते हो और इसको उम्र के बारे में भी पता लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखो दोस्तों, ये सिर्फ चैप्टर आपके लिए नहीं सभी एग्ज़ाम के लिए है जो बच्चे देना चाहते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने जिसमें तैयारी किया है सबका पहले कॉमन को जो टेस्ट होता है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का, जहाँ मर्जी हो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाया जाता है और आप सोचते होगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मेरा विचार है जो बच्चे चैप्टर समझ लेते हैं ना उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि छोटे क्लासों के ही जो है बड़े जो है इंटरेस्ट टेस्ट एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। उसमें के पश्चात जो है हमारा रस कास्ट और जो है अंतःकाष्ठ। रस कास्ट तो आपको पता लग ही चुका होगा, जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, ठीक है। उसमें जो वाइट पार्ट होगा वो रस कास्ट कहलाता है, जो अंतर जो है उसको हार्ड वुडन कहते हैं। तो पहला जो होगा आपको दोस्तों ये रस कास्ट कहलाएगा, दूसरा जो होगा आपका अंतःकाष्ठ कहलाएगा, ये हार्ड वुडन कहलाएगा। सो कहते हैं यह पुराने स्तंभ का बाहरी हल्के रंग का कास्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन दूसरा है ये पुराने स्तंभ का केंद्रीय गहरे रंग का कास्ट होता है। पहला कहता है कि हल्के रंग का होता है, दूसरा जो होता है बहुत गहरे रंग का होता है क्योंकि इसमें गोंद रेजिन और भरा हुआ होता है। कहते हैं तीसरा इसमें जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन इसमें जो होता है तेल टैटिन्स आदि उपस्थित होते हैं, यानी हृदय दूसरा वाले में। पहले वाले में जो होता है
वाहिकाएं बंद नहीं होती है और जल तथा संवहनी पदार्थों के ऊपर की ओर बढ़ाने में सहायता करता है। लेकिन जैसे कि दूसरी तरफ देखा जाए तो वाहिकाएं जो है टाइलोसोस द्वारा बंद होती है और जीवित कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यानी जीवित कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। पांचवा बताता है कि कष्ट वजन में हल्का होता है, जबकि जो ये कष्ट है यानी हार्ड वुडन है वो बहुत काफ़ी भारी होता है। मैंने पहले ही कहा है ये बहुत कठोर होता है, इसलिए ये बहुत काफ़ी भारी होता है। कम टिकाऊ, क्योंकि इनमें जो है रोगजनकों की आक्रमण हो जाता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये होते हैं, जो वाइट वाला पार्ट होता है वो उसमें कभी भी कीड़े लग जाते हैं और बहुत जल्दी नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो हार्ड वुडन होती है वो अधिक समय तक टिकाऊ होता है और ये रोगजनक होते हैं, उन पे आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ गाँवों में जो है बहुत महंगे रेटों पे बिकते हैं, चाहे शहरों में भी बिकते हैं। इसके बनाए हुए फर्नीचर या कुछ भी जो है सालों साल, क्या हज़ारों साल तक टिका हुआ रहता है, इसमें कोई तरह के जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जो दीमक है वो भी उसको नहीं खा सकता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होती है। लक्कड़ को आपको पता है दीमक के सबसे फेवरेट रहा है, लेकिन इसमें जो है हार्ड वुडन में आज तक कभी दीमक लग नहीं सका और ना उसको दीमक जो है प्रभावित कर सका। इसलिए जो है ये काफ़ी मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं किसी भी जीव के लिए। ठीक है, उसके पश्चात जो है ये 7वां पॉइंट है, पहले के लिए आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होता है ये, जबकि ये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी भी होता है। आपको पता है जब इतना रोधी क्षमता हो तो इसको जो है आर्थिक रूप से काफ़ी महंगे भी मिलते होंगे। ठीक है, स्तंभ में जो है भौतिक तक ऊंचे वृक्ष के तनों को तेज हवा के झोंकों से बलपूर्वक खिंचाव से बचाना तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सीधे खड़े होना पड़ता है। तो ये स्तंभ का काम है भौतिक। ठीक है, तना को उनके लिए दृढ़ता मिलती है, दृढ़ता से जो अधस्त्वचा में एक परिधत सादृत्यिक प्लोएम में खंडों के रूप में उपस्थित होता है। कहते हैं धृतक दारू अथवा कष्ट में प्रचुल अग्नियुक्त वाहिकाएं, टैकियों और रेशे तथा मज्जा में धृतों के अवयव की उपस्थिति के कारण सब होता है। दोस्तों ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके स्टेम के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आगे कि हम जो है जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसके बारे में क्या है, अगर पत्तियां का क्या कार्य होता है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।